आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष बिहार मुजफ्फरपुर साहेबगंज विधानसभा में साहेबगंज क्षेत्र संख्या 1 से इस बार जिला परिषद और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए राजेश कुमार साहनी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस पंचायती चुनाव में मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं। पेशे से राजेश कुमार साहनी जी समाज से सेवक भी है और साथ में एक संस्था स्कूल चलाते हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षक आखिरकार क्यों पंचायत में और क्षेत्र में इस बार चुनाव लड़ने पर मजबूर हो गया। जिला पार्षद ने जिस तरीके से 5 सालों में काम किया है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ में आवागमन रास्ते की बात हो या लॉकडाउन में किस तरीके से लोगों ने मेहनत किया था ये भी जानेंगे। सबसे पहले राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि आप एक शिक्षक हैं, पहले तो इंजीनियरिंग किए, एक सुनहरा भविष्य छोड़ के राजनीतिक में क्यों कूद रहे हैं? सर्वप्रथम मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। आपने जो सवाल पूछा, ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है आज तक कि आपने इंजीनियरिंग की, आपने नौकरी नहीं किया, आपने आके एक स्कूल खोला, स्कूल खोलने के बाद आप फिर राजनीति में आ गए। देखिए, वो कहते हैं ना कि आप एक ऐसी रास्ते पे चलते हैं जिसके डेस्टिनेशन के बारे में आपको पता नहीं रहता है। मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने नौकरी की, मैं स्कूल खोला और बहुत कम समय में मेरा स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल साहेबगंज एक प्रसिद्ध स्कूल हुआ साहेबगंज में, इंग्लिश मीडियम को लेकर। अब इस सब को छोड़ के राजनीति में आने का जो मेरा जो फैसला था वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को आश्चर्यजनक लगा होगा कि एक शिक्षक अब राजनीति में कैसे। बिल्कुल ये चीज़ था। देखिए, मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। इससे पहले जब 1 साल पहले जब बाढ़ आया हुआ था, काफ़ी ज़बरदस्त बाढ़ था। जो भी मेरे क्षेत्र था, जैसे मेरा पुश्तैनी गाँव माधोपुर हजारी हुआ, माधोपुर हजारी, बंगला निजामत, बासदेपुर सराय, बनापुर, अहियापुर, जो भी मेरे स्कूल के आसपास पंचायत से पूरी तरह से पानी से लबालब था। उस वक्त जब मैं क्षेत्र में अपने कुछ साथियों के साथ निकला, मैंने देखा कि जो गरीब लोग थे मेरे क्षेत्र के, अब फिलहाल मैं जिला परिषद संख्या 1 की बात करूँ, इसमें 6 पंचायत उस वक्त थे। मैंने देखा कि क्षेत्र की गरीब जनता उस वक्त अपना घर बार छोड़ के बांध पे तिरपाल लेके अपने पशु के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ तिरपाल के अंदर, फटे पुराने तिरपाल के अंदर थे। उस वक्त मैंने एक सरकारी कर्मचारी को वहीं से फ़ोन लगाया। मैंने बोला कि सर, इस तरह की परेशानी है, ऐसा ऐसा जगह है और लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ खाने की दिक्कत है, यहाँ रहने की दिक्कत है, शौचालय की दिक्कत है, तिरपाल तक नहीं है। उन्होंने मुझे बड़े सरलता से जवाब दिया कि आप कौन बोल रहे हैं। मैंने बोला कि सर, मैं इस क्षेत्र का एक साधारण नागरिक बोल रहा हूँ, आम जनता की तरफ से मैं फ़ोन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि वो कहाँ है, वो तो अभी तक फ़ोन नहीं लगाया। आपके जनप्रतिनिधि का अभी तक फ़ोन नहीं आया कि समस्या इतनी गंभीर समस्या है। मैंने बोला कि ठीक है सर, एक काम कीजिए, आप आके एक बार विजिट कर लीजिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि को बोल दिया गया कि आप रिपोर्ट बना के ब्लॉक को दे दें और ब्लॉक से सबमिट कर दें। मैं बहुत देर तक इस बात को सोचता रहा कि प्रशासन को ये पता है कि बाढ़ आने वाली है, प्रशासन को ये पता है कि बाढ़ आने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस क्षेत्र में जब बाढ़ आता है तो 2 दिन पहले ही प्रशासन को मालूम चल जाता है कि कहीं से पानी छोड़ा गया है, यहाँ बाढ़ 2 दिन में आ जाएगी। आपको पता है जो निचले स्तर पे जो लोग रहते हैं, जमीनी स्तर पे, वो लोग कहीं ना कहीं बांध पे आएंगे। उनको उनकी रहने की आपने क्या व्यवस्था की है? क्या आपने तिरपाल की व्यवस्था की है? क्या आपने ऐसा कुछ खाने पीने की व्यवस्था की है? क्या मवेशियों के चारा के लिए आपने व्यवस्था किया है? कुछ नहीं, किसी तरह से कोई नहीं होता है। जब सारे लोग बांध पे आ जाएंगे, 4 या 5 दिन सब परेशान हो जाएंगे, तब सरकारी कर्मचारी वहाँ विजिट करते हैं। उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट शायद प्रखंड में आता है, प्रखंड से रिपोर्ट जिला में जाता है, जिला से रिपोर्ट बिहार सरकार तक जाता है। अब इस प्रोसेस में जो समय लगता है, उस बीच 7 या 8 दिन तक एक जनता जो परेशान थी वो 7 या 8 दिन ऐसे ही काटती है। तो मेरा ये कहना है कि क्यों पहले स्टेप क्यों नहीं लिया जाता है? अगर हम पहले स्टेप लेंगे तो समस्या इतनी गंभीर नहीं होगी। जबकि मैं इस वाले बाढ़ में मैंने ये बोला हुआ था कि सरकार को या जो भी प्रभारी है उनको पहले से कदम उठाना चाहिए। अब बात आती है कि जैसे कि आपने एक और सवाल पूछा कि यहाँ के जो जिला परिषद साहब है, आदरणीय जिला परिषद साहब जो हैं, वो क्या कर रहे हैं। देखिए, वो क्या कर रहे हैं ये तो वो समझे,
हम जो देख रहे हैं, चाहे जनता के बीच हम रह रहे हैं दिन भर। आज आपने फ़ोन किया तो मैं अपने विद्यालय पे आने, तो मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे 9 बजे तक मैं क्षेत्र में ही रहता हूँ। एक जिला परिषद का काम क्या है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक जिला परिषद का काम ये है कि आप इस 5 या 6 पंचायत को प्रतिनिधित्व करते हैं जिला में। किसी भी तरह की समस्या होती है, उस समस्या को लेकर आप जिला में जाते हैं। आप पंचायती राज में सबसे प्रमुख खंभा है। पंचायती राज में चाहे समिति हो, मुखिया हो, वार्ड हो, आप सबसे प्रमुख खंभा है यहाँ पे। आप जो बात जिला में लेके जाएंगे, गंभीरता से कर्मचारी को सुनना होगा, गंभीरता से जो प्रभारी उनको सुनना होगा। तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट किया कि मेरे क्षेत्र में बाढ़ 2 दिन बाद आने वाली, इसी तरह की परेशानी, इसी समस्या से मेरे यहाँ ग्रामीण लोग जूझेंगे? क्यों आपने शौचालय की व्यवस्था नहीं की? क्यों मेरी माताएं और बहनें जो गांव में रहती थी, आज उनको मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको निर्लज होना पड़ रहा है। शौचालय की समस्या है, कहाँ जाएगी मेरी माताएं और बहनें जो मेरे गांव में है, वो माताएं और बहनें कहाँ जाएगी सोच कर? एक बात हम जानना चाहते हैं, क्या अगर यहाँ से इंजीनियर राजेश कुमार अगर चुनाव जीत कर आते हैं और यहाँ से जीत कर आते हैं, जिस तरीके से आप समस्या बता रहे हैं, विस्तार से आप बता रहे हैं, जो भी समस्या बता रहे हैं, बाढ़ के कारण हो या शौचालय की व्यवस्था हो, जिस तरीके से अगर यहाँ से आप जीत कर आते, इस सारे समस्या पर कहीं ना कहीं गंभीर रूप से आप अध्ययन करेंगे? बिल्कुल, मैं इस समस्या के लिए ही राजनीति में आ रहा हूँ। मेरे जीवन का जो राजनीति में आने का जो फैसला था, इस समस्या पे ही आधारित है। बस एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपने आंखों से सब देख रहा है, सारी स्थिति देख रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है। आज मैं आपको छोटा सा वाक्य बताता हूँ, कल की बात बताता हूँ। बगल में करनौल नीलकंठ गाँव है, वहाँ से मेरे पास फोन आया कि सर मैं आपको फेसबुक के माध्यम से देख रहा हूँ कि लगातार आप बाढ़ ग्रसित एरिया में हैं और आपके स्कूल के बगल में ही एरिया बाढ़ से ग्रसित है और आप यहाँ नहीं आए। मैंने बोला कि मेरे स्कूल के बगल में कौन सा भाई, यहाँ तो मैं तो अक्सर देख रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, आप करनौल नीलकंठ गाँव में आइए। मैं लोअर टी शर्ट में ही था, मैंने तुरंत ड्राइवर को बोला गाड़ी स्टार्ट करो। हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ की माताएं और बहनें थी, सब घेर ली। उन्होंने कहा कि राजेश जी, इससे पहले भी आप आए हुए थे 1 साल पहले, जबकि वहाँ बाढ़ आया तो मैंने खाने पीने का सामान वितरण किया हुआ था। वो मुझे पहचानती थी महिलाएं जो थी। मैं बोला कि जी, मैंने हाथ में बोला बताइए समस्या क्या है। तो महिलाओं ने कहा कि अभी जो शौचालय की जो परेशानी हो रही है जिस तरह से, उस चीज़ को मैं शब्दों में आपको बता नहीं सकती। आप कर्मचारी से बात कीजिए ताकि जल्द से जल्द हमें शौचालय की व्यवस्था कराई जाए। मुझे कहते हुए आपकी मीडिया के माध्यम से मुझे बुरा लग रहा है कि सरकारी कर्मचारी को मैं बोलता, फोन करता, काम होता और 7 दिन से पहले नहीं होता। सच्चाई है, जो भले इसके लिए कोई कुछ भी बोले, प्रोसेस में मैं जाता तो मुझे मालूम है तुरंत काम नहीं होने वाला था। मैंने तुरंत वहाँ के जो लोकल लोग थे, मैंने बोला सुनिए, तुरंत अस्थायी शौचालय का निर्माण किया जाए और आज शाम से काम चालू कीजिए, कल शाम तक काम हो जाना चाहिए। आज आप जाके देखिए, 3 या 4 शौचालय का निर्माण चालू है, शाम तक तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपने करवाया? मैंने अपने निजी कोष से करवाया है। ये काम तो जनप्रतिनिधि को करवाना चाहिए था। अरे मैं जनप्रतिनिधि होता, मैं डीएम साहब को फोन करता, मैं बीडीओ को फोन करता, मैं सीओ को फोन करता, मैं बोलता कि आप यहाँ आइए, आके देखिए कि आपके घर में, मेरे घर में मेरी पत्नी या मेरी माँ या मेरी बहन कितनी सुरक्षित रहती है। तो जनता की जो माँ है, जो बहन है, जो पत्नी है, क्या उन्हें सुरक्षित रहने का हक नहीं है? ये चीज़ मैं बता नहीं सकता कि आप मेरे साथ एक दिन अगर क्षेत्र में घूम जाएंगे, यकीन मानिए साहब, आपकी आंख से आंसू निकल जाएगा। जिस परिस्थिति में मेरी जनता यहाँ रह रही है, रात को लाइट नहीं है, फटे त्रिपाल के अंदर अरे कब सांप आके 10 कोई नहीं। कहीं आप मानते कि विचारधारा की राजनीति? बिल्कुल विचारधारा की राजनीति है। मेरी जो विचार है वो उनसे अलग है जो वर्तमान है। शायद उनका काम करने का तरीका उनके स्वरूप अनुकूल है, मेरे स्वरूप अनुकूल नहीं है। मैं जो काम करना चाहता हूँ, मैं समाज के हित में काम करना चाहता हूँ, मैं बहन बेटियों की भलाई के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चों की भलाई के लिए काम करना चाहता हूँ। मुझे वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी, मुझे समाज हित की राजनीति करनी। अगर समाज हित में मुझे आवाज़ उठाना पड़े, उससे में मुझे वोट मिले या नहीं मिले, उससे समस्या मेरी नहीं है। समाज का भला होना चाहिए। जिस तरह से छोटे छोटे कदम हम उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, चाहे कहीं सड़क टूटा हुआ, चतरी पुल का निर्माण क्यों नहीं हुआ, लोगों का आवागमन क्यों ठप पड़ा हुआ है, इस चीज़ की मैं लगातार आवाज़ उठाता हूँ, आवाज़ उठाता रहूँगा। इसका परिणाम कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब है। देखिए, एक तो मैं युवा हूँ, मुझे इस चीज़ का डर नहीं है कि उसका परिणाम क्या होगा। बस मुझे इस चीज़ की खुशी है कि जब तक मैं हूँ, आज का एक ट्रेंड चल गया हुआ है राजेश जी की, युवा से ही लोग डरने लगे। देखिए,
मेरे साथ तो कॉम्बिनेशन है युवा और शिक्षक। तो शिक्षक से तो सिर्फ बदमाश विद्यार्थी ही डरता है ना। जो अच्छा विद्यार्थी होगा, जो समाज हित का विद्यार्थी होगा, शिक्षक से नहीं डरेगा। क्यों डरेगा? और हम लोग गांधी जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, हम लोग कलम चलाने वाले लोग हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि लाठी भाला डंडा लेके चलने वाले लोग नहीं है, हम लोग कलम खोस के चलने वाले लोग हैं। हम लोग कलम की लड़ाई लड़ेंगे। यकीन मानिए, अगर राजनीति में अगर मुझे कोई जगह एक थप्पड़ मारता भी है, सच्चाई है, तो मैं गांधी जी की तरह दूसरा गाल पेश कर दूंगा, क्योंकि मैं गांधी जी के विचारधारा पर चलने वाला इंसान हूँ। आज तक पूरे क्षेत्र में कोई मुझे बोल दे कि राजेश सहनी ने कभी भी किसी के लिए भी अपशब्द भाषा का प्रयोग किया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए, संस्कार गिराकर राजनीति नहीं, राजनीति कीजिए संस्कार के साथ। जो मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिया, आज बताइए कि अगर मैं दूसरे नेताओं की तरह अगर कुछ गलत गतिविधि करूंगा, मेरे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं अक्सर अपने माता पिता के संस्कार, मेरे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी विचारधारा को लेते हुए मैं चलता हूँ कि मुझसे कोई ऐसी गलती नहीं हो कि उन बच्चों पर उसका प्रभाव पड़े। कभी मैं जिंदगी में ये नहीं सुनना चाहूँगा कि मेरा बच्चा। बिल्कुल, आपने इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। एक शिक्षक का जीवन ऐसे भी काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी सोच समझ के चलना पड़ता है, बात भी बोलनी पड़ती है, तो समझना पड़ता है कि सामने वालों को क्या बोलना है। नहीं, जो विचारधारा जो है, विचारधारा की आपने बात की, कहीं ना कहीं लगता है कि ये कठिन जो समस्या है, इस सब से आप निकलेंगे और कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक जो भी समस्या बता रहे हैं, बाढ़ की हो, आवागमन रास्ते की बात हो या नल जल की बात हो, ये सारा समस्या दूर होगी। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि सारी की सारी समस्या दूर, लेकिन जाहिर सी बात है उसकी शुरुआत तो करनी होगी। शुरुआत आपके पास एक टीम है, एक संगठन है, आपने बनाया है कि कहीं ना कहीं लगता है कि इस क्षेत्र को विकास की जरूरत है, जो विकास आप कर सकते हैं। दूसरा एक और मुद्दा है कि जिस तरीके से आपने जिला परिषद का बताया कि उनका काम है कहीं ना कहीं आवाज़ नहीं उठा पाते, ऊपरी अधिकारी को बता नहीं पाते हैं। अगर राजेश कुमार जी अगर जिस तरीके से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, राजेश कुमार जी अगर जीत कर अभी आते हैं तो यही अग्रशील और ये सहनशीलता आगे भी रहेगी। बिल्कुल, निस्वार्थ भाव से जैसे मैं पहले था, आज मैं वैसे ही हूँ, और आगे चलकर मैं चुनाव जीतता भी हूँ तो मेरा जो काम करने का तरीका रहेगा वो ऐसा ही रहेगा, डिसीजन ऑन द स्पॉट। आश्वासन मुझे नहीं देना। मुझे इस सब से घृणा आती है जो लोग कहते हैं कि आश्वासन मैंने दिया। काफी लोग देते हैं। आश्वासन पे कोई काम ही नहीं होता साहब। आश्वासन दो ही मत। आप बोलो कि मैं 2 दिन में काम करूंगा, आप बोलो कि मैं 3 दिन में काम करूंगा, आप बोलो कि मैं 5 दिन में काम करूंगा। ये जो लोग कह के चले जाते हैं कि मैं आश्वासन दे के आया हूँ कि ये काम हो जाएगा, फिर आश्वासन वहीं खत्म हो जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है वो काम। इसलिए मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मैं पूरे अपने राजनीतिक कैरियर में मैं आश्वासन करके नहीं दूंगा। मैं ये बोलूँगा मैं ये काम कर दूंगा, 2 दिन में करूंगा, 2 दिन में ही करूंगा, 3 दिन में करूंगा, 3 दिन में ही करूंगा। लेकिन समस्या इतनी ज़्यादा है इस क्षेत्र में कि आप यकीन मानिए कि मैं एक एक समस्या पे आपसे अगर बात करने लगूं तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, पूरी रात कम पड़ जाएगी। हर डेज पर समस्या है। आप यहाँ से जो क्षेत्र में निकलेंगे हर डेज पे आपको समस्या मिलेगी। जिला पार्षद का आपने बताया, फिर भी आप बताइए अनुमानन 5 सालों का कैसा काम रहा? देखिए, अगर आप रेटिंग करना चाहें कि 10 में आप कितना देना चाहेंगे जिला परिषद, तो मैं 10 में तो उनको मैं 50% से भी कम देना चाहूँगा। मुझे काम दिखाई नहीं। अब बताइए, जिला परिषद साहब कहते हैं कि मैंने बिजली दिया। अब आप बताइए, आप पत्रकार है, बिजली क्या जिला परिषद देता है? बिजली तो सेंट्रल का है, बिहार गवर्नमेंट का है। अब फिर भी आप एक कहते हैं कि आपने बिजली दिया। चलिए मैं क्षेत्र में बताता हूँ, बहुत जगह पोल नहीं है, बांस पे तार जा रहा है। आप देख के आए, गए हुए थे। एक बाढ़ के समय बांस पे तार जा रहा है, सोचने वाली बात है। आप जबकि आप बिजली की बात करते हैं, आप सड़क की बात कर रहे हैं। चलिए, जहाँ जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, अगर आपकी बाइक उस रोड से निकल जाए तो मैं गुलामी लिख दूंगा। जहाँ मेरा जन्म हुआ, एक माधोपुर के पंचायत के प्रमुख रोड पर मैं लिख चलता हूँ, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए, अगर आपकी बाइक निकल जाएगी, मैं गुलामी लिख दूंगा। किस चीज़ की आप बात करते हैं? आप हमको बताइए ना, विकास कहाँ हुआ है? आप 15 साल छोड़िए, इस 5 साल में आप बताइए आपने क्या विकास किया है? एक और मुद्दा है महिला सुरक्षा। जो महिला सुरक्षा के साथ साथ बेरोजगारी, कहीं ना कहीं आप ये मानते होंगे और समझते भी होंगे। हम काफ़ी मुखिया से बातचीत करते हैं, जिला पार्षद से बातचीत करते हैं, लोगों का भी कहना रहता है अगर मुखिया और जिला पार्षद चाहे तो क्षेत्र के जो 30% लोग जो बाहर जाके मजदूरी करते हैं, जो भी काम करते हैं,
ऐसे ऐसे छोटे छोटे उद्योग हुए, सरकार से बातचीत करके ऐसे ऐसे फंड है जिस पे हम चर्चा करके 30% लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं, लेकिन आज ये वंचित है। देखिए, सबसे पहले आपने ये सवाल पूछा महिला सुरक्षा। इस चीज़ पे मैं वाकई में बहुत सोचता हूँ, इसलिए मैं पहले इस चीज़ का जवाब दूंगा। देखिए, महिला सुरक्षा के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। शहर में सरकारी PCH है, सरकारी अस्पताल टाउन के अंदर है। आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ एक भी ट्रेंड लेडीज डॉक्टर नहीं है। साहेबगंज प्रखंड जो इतने गाँव के बीच आता है, प्रेगनेंसी से लेकर लेडीज बीमारी जितनी भी होती है, आप बता दीजिए कि एक ट्रेंड डॉक्टर जिला परिषद का काम था। ठीक है, मैंने एक वीडियो आवाज उठाने की मैंने एक वीडियो देखा कि आवाज शायद उठा हुआ था सदन में, लेकिन आवाज उठाना बड़ी बात नहीं है भाई, काम होना चाहिए। देखिए, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके बारे में गलत बोलूंगा। मैं पढ़ा लिखा लोग हूँ, उन्होंने आवाज उठाई थी, मैंने एक वीडियो देखा था, लेकिन आवाज उठाने के बाद तो भूल गए। आपको 15 साल यहाँ के जनता ने मौका दिया, ठीक है, आपने उस चीज के लिए आवाज उठाया, पर काम क्यों नहीं हुआ? आज मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं दूसरे की एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मेरी वाइफ गर्भवती होती है, अगर मैं वहाँ लेकर डिलीवरी के लिए उस अस्पताल लेके जाता हूँ, यकीन माने एक भी ट्रेंड लेडीज डॉक्टर नहीं है। कौन करवाएगा उन डिलीवरी? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा। आज किसी महिला को किसी भी तरह से परेशानी होती है, हिचकिचाती है जेंट्स डॉक्टर के पास जाने के लिए, बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो भाई क्या करें, मजबूरी है। एक भी सिस्टम इस सरकारी अस्पताल में ठीक नहीं है। आप अभी कितना बज रहा है? 3 बज रहा है ना, आप एक पेशेंट लेके जाइए, अभी सिर्फ यहाँ थोड़ा सा फटा होना चाहिए, थोड़ा सा, सीधा मुजफ्फरपुर रेफर नहीं भाई। ये स्थिति, ये काम जिला परिषद का था। अब समस्या तो मैं क्या बताऊं, मैं आपसे बोलता रहा हूँ, इतनी समस्या है कि आप जितने सवाल पूछेंगे सब पे समस्या था। माफ कीजिए, आपको दूसरा सवाल जो था क्या था, मैं फिर से रिपीट करेंगे आप। ये तो महिला सुरक्षा की बात, बहुत सवाल आप पूछे, बेरोजगारी पर मैं हाँ, बातचीत कर रहा हूं। देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की ही नहीं, पूरे बिहार की सबसे बड़ी समस्या। अब देखिए, सरकार योजनाएं लाती है, मैं सरकार को नहीं बोलता हूँ सरकार योजनाएं नहीं लाती, हर सरकार योजनाएं लाती है, लेकिन उस योजना को जनता तक पहुँचते वो योजना बीच में कहाँ चली जाती है कोई नहीं जानता। यही मैं पूछ रहा हूँ। सरकार योजना देती है, सरकार आपको, अगर मैं सच्चाई कहूँ, सरकार आपको इंदिरा आवास से लेकर शौचालय से लेकर सब देती है, लेकिन सरकार की कहाँ गलती हो जाती है? आपने दिया ठीक है, बाद में आपने पूछा कि मिला कि नहीं मिला, बना कि नहीं बना। अब देखिए, बेरोजगारी की मैं बात करूँ, देखिए जाहिर सी बात है, एक मुखिया को या जिला परिषद को कोशिश करनी चाहिए कि कुछ लोगों को रोजगार दिया जाए। जैसे मनरेगा को बना हुआ था, मनरेगा आप जानते होंगे, जिसमें गरीब लोगों को रोजगार देने की बात होती है। आप मुझे बताइए, कितने लोग मनरेगा में काम करते हैं? क्या कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी मनरेगा का प्रोजेक्ट आप उठा के देखिए, एक भी गरीब इंसान काम करता है? नहीं करता है। मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, लोग मुझे सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग मेरे बारे में बुराई भी करेंगे। सारा का सारा काम JCB से होता है, सारा का सारा काम आधुनिक मशीन से होता है। तो भाई, ये तो छोटा सा आपको सरकार ने रोजगार सरकार ने दिया था, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि ने क्या किया, छीन लिया उनसे रोजगार। अब देखिए, मेरे जितना विभाग के अनुसार आपको बाकी कोई नया लड़ने वाला नहीं देगा, क्योंकि मुझे डर किसी नेता से नहीं है। मैं जनता के हित में ही बोलूँगा और हमेशा जनता के लिए ही बोलूँगा। मेरा अगर छोटा सा रोजगार की बात, जैसे मैंने स्कूल चलाया, स्कूल में मैंने आज भी 60-70 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। चलिए, मैं अकेले से कम 60 लोगों को रोजगार दिया। तो देखिए, इस सवाल का तो समझ में नहीं आया कि मैं जवाब दूं कैसे, क्योंकि देखिए, ये समस्या आज से नहीं है, 50 साल से बिहार में 50 साल से है। बिल्कुल, आप सच्चाई बयां कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं अगर जिला परिषद मुखिया चाहे, कुछ लोगों को ये दे सकते हैं। देखिए, अगर मैं जिला परिषद बनता हूँ, तो जहाँ तक मुझे एक चीज़ में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आप देखते हैं यूपी में हर घर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। आप देखते हैं दिल्ली के आसपास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जिसके लिए सरकार भी लोन वगैरह देती है। बिल्कुल। यहाँ क्या है कि जैसे कि मैं जिला परिषद बनता हूँ, मैं 20 बच्चों के लिए आवाज़ उठा सकता हूँ कि भाई, इन 20 बच्चों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बात करना, जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, मैं जाके जिला में बात कर सकता हूँ। इतना ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि
सरकार कब प्रोजेक्ट लगाएगी, कब क्या लगाएगी, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो युवाओं को काम आ सकती है। इस पर मैं काम करूँगा, निस्वार्थ भाव से इसमें काम करूँगा, और जितने भी हो जाए, जितने लोग को मैं सहायता करता हूँ निश्चित करूँगा। राजेश जी, एक सवाल और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आने वाले चुनाव के लेके कोई संदेश या कुछ कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जिसकी जो बहुत बड़ी समस्या है इस बिहार की। देखिए, रोजगार से लेकर सब कुछ तो है, एक बहुत बड़ी समस्या है कि हर साल जो बाढ़ आता है साहब, जो बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र है, भले सरकार की नज़र में, देश की नज़र में वो बाढ़ 8 से 10 दिन रहता होगा, भले रहता होगा, 1 महीना भले रहता होगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो पूरी आबादी की जो पेट भरने के लिए जो फसल उगाने का जो जमीन जो होता है ना, उस जमीन को बर्बाद करके चला जाता है। क्योंकि ऐसे समय पर याद देखिए, धान लगाने का समय था, अभी धान लगता, पूरा क्षेत्र उसी धान उसी चावल पर आधारित था। अब तो धान लगेगा नहीं, पूरे क्षेत्रवासियों को महंगा चावल खा के खाना होगा। उसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जितने भी सरकारी अस्पताल प्रखंड लेवल पे हैं, प्रखंड लेवल पे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, कम से कम एक ट्रेंड लेडीज डॉक्टर जो इमरजेंसी को हैंडल कर सकती हैं उसको करें, और सरकारी अस्पताल में कम से कम एम्बुलेंस की व्यवस्था करें। आज आप यकीन नहीं मानेंगे, 5 किलोमीटर दूर मेरे क्षेत्र में कोई महिला गर्भवती होती है, अचानक से उसको पेन चालू होता है, उसको अस्पताल तक आना हो, उसको जाने के लिए गाड़ी नहीं, 2 घंटे पहले गाड़ी खोजेगी पूरे क्षेत्र में कि किसका बोलेरो खाली है, किसी का स्कॉर्पियो खाली है, किसी का छोटा कोई गाड़ी भाड़ा वाला खाली है क्या, ले के जाना है, 2 घंटे में उसको खोजना पड़ेगा। पहले यहाँ सरकारी अस्पताल लगाया जाएगा फ़ोन एम्बुलेंस के लिए, आप अभी लगा लीजिए एम्बुलेंस के लिए, अभी आपके पास नहीं आ पाएगा। 2 घंटे 3 घंटे वो महिला उस दर्द को सह के जाएगी उस अस्पताल में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस पे कुछ ना कुछ फैसला लिया जाए सरकार का। लास्ट सवाल, साहेबगंज क्षेत्र संख्या 1 से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के जनता वासी को कुछ संदेश आपके तरफ से? अब ये जो मैं संदेश दूंगा वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन मैं तो विवाद तुम बोलने में मुझे शिकायत नहीं होती है। बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा अपने जनता को, जो मेरी जनता क्या, मैं तो उनका सेवक हूँ, मेरे मालिक है, जनता मालिक है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, जब बात अपने नेता चुनने की आए ना, जब बात अपने नेता चुनने की आए, तो उस इंसान को चुनो जो तुम्हारे सुख और दुख में तुम्हारा साथ देता है। कभी जातिवाद पे, जिस दिन जातिवाद पे वोटिंग कीजिएगा, आखिरी रात के डिसीजन, आखिरी रात की बात आप समझ रहे, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, आखिरी रात की बात पे जब डिसीजन लीजिएगा तो 5 साल के लिए आप गुलाम निश्चित बनिएगा। आप उस इंसान को पहले पूरा प्रोसेस देखिए कि इंसान सुख दुख में काम आता है कि नहीं आता है। आखिरी रात में बहुत लोग आता है, आपका अपना बहुत कुछ होता है, आखिरी रात वाला सिस्टम खत्म कर दीजिए। बस इतना ही सोचने वाली बात है, आखिरी रात वाली सिस्टम खत्म होना जरूरी है जी। सच्चाई है, सिस्टम पर जिस तरीके से इन्होंने हमला बोला है, सोचना पड़ेगा एक बार, सरकार हो या पंचायत के वासी हो या मुखिया हो या जिला परिषद हो। अब देखते हैं इंजीनियर राजेश सहनी जी अगर यहाँ से जिला परिषद बन के आते हैं कितना काम होगा। बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाका है, जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि लोगों को, महिला को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग पर इन्होंने हमला बोला है, जिस तरीके से साहेबगंज में यहाँ पर नर्सेस की कमी है, डॉक्टर की कमी है, और यहाँ पर जिस तरीके से आवागमन रास्ते की बात हो या जिला परिषद जैसे काम उन्होंने किया है। अब देखते हैं अगर इंजीनियर राजेश सहनी जी अगर यहाँ से चुनाव जीत कर आएंगे कितना काम होगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं राजीव।